मैं आपका सीटेट गुरु और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु पे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीटेट इन्वायरमेंटल साइंसेस से, और इसके अंदर कुछ हम ईवीएस की पेडागोगी भी थोड़ी उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये पीछे आए हुए क्वेश्चंस में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया, और ये सिर्फ ये 10-12 क्वेश्चंस ही नहीं है, हम इसके ऑप्शंस से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चंस को साथ लेके आता है। क्योंकि एक का तो आंसर, एक का तो क्वेश्चन हो ही जाता है कि इन 4 में से कोई एक ठीक होगा, लेकिन जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनका भी तो कुछ होता है ना, वो भी तो किसी ना किसी एक क्वेश्चन को साथ लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर में से लिए हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो थोड़े कंटेंट से थोड़े से अलग थे, जिनके बारे में मेरे को बताना, मेरे को लगा कि थोड़ा सा ज़रूरी समझा कि अब की बारी थोड़े से जो क्वेश्चन, जो घुमावे क्वेश्चंस दिए गए थे, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा की जा सके। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें द कॉमन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज़। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स होते वो इसके अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में एक तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वही बात करते हैं हम प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर आपका एक कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्स हो गए प्रोटीन के, और जो CHO था वो था आपका कार्बोहाइड्रेट का। अब ये पूछ रहा है इनमें से कॉमन कौन सा था। तो वैसे देखा जाए तो कॉमन तो हाइड्रोजन भी है दोनों में, कॉमन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है दोनों में। पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपके ऑप्शंस उसमें तो नहीं दे रखे ना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस को देख के लगाना है। ठीक है, कि क्योंकि मिलते तो हाइड्रोजन भी है दोनों में, और दोनों में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, पर आप कार्बन आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, और कार्बन इनका कॉमन भी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब इसके हर ऑप्शन में एक अलग एक क्वेश्चन है रियल में, और इससे अलग भी एक टर्म है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस ये जो चलो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर इज ए स्पीसीज ए ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन ए ह्यूज नंबर बट इज़ फाउंड ओनली इन बी पार्ट ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड। बेसिकली ये कह रहा है कि एक प्लांट की टाइप की स्पीसीज है, यानी एक तरह की प्लांट की एक प्रजाति है जो सिर्फ ह्यूज नंबर में पाई जाती है, पर सिर्फ एक ही पार्ट, जैसे इंडिया के एक हिस्से में ही पाई जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल लेंगे इनमें से, क्या उसको एंडेंजर्ड बोल लेंगे, अबंडेंट बोल लेंगे, एक्जोटिक बोल लेंगे, और एंडेमिक बोल लेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, इसे हम बोलेंगे एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है तो वो बहुत सारी मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में, पर सिर्फ एक ही जगह, मतलब एक बेसिक इन्वायरमेंट है, एक सिर्फ जैसे इंडिया के अंदर जैसे कोई प्लांट लगा लो कि आपको तमिलनाडु के अंदर मिलता है और पूरे वर्ल्ड में वो कहीं नहीं मिलता है, तो हो गया एंडेमिक स्पीसीज़, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाने वाली प्रजाति। अब बात करते हैं यहाँ पे एंडेंजर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेंजर्ड। आपने ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को कवर करेगा। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वे होती हैं जो विलुप्त होने वाली हुई होती हैं। ठीक है, जिनका अस्तित्व खतरे में होता है। ठीक है, एंडेंजर्ड कौन सी होती हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे है, उनको बचाने के लिए हमें भाई जो गवर्नमेंट्स होती है वो अलग अलग अपने कदम भी उठाती है, जिससे वो उस स्पेसिफिक स्पीसीज़ को बचाए रख सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अबंडेंट। अबंडेंट होता है कि भाई कोई भी पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि एक स्पीसीज़ के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक जगह पे प्रेजेंट है, वो अबंडेंट। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक टर्म और डिस्कस करेंगे जो एंडेंजर्ड जैसे ही है, वो एक्सटिंक्ट। ये भी क्वेश्चन में कई बारी आता है, आपने सुना भी होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वे होती हैं
जो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट वे हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और एंडेंजर्ड वे हैं जो विलुप्त होने वाली हैं। तो इनका बेसिक डिफरेंस आप बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या होता है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वे जो विलुप्त होने वाली है, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, बट एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मतलब कि जो हो चुकी हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एक स्पीसीज़ ए है या फिर एक प्लांट ए है और उसकी कोई भी जो पहले तो पाई जाती लेकिन अब वो नहीं पाई जाती, मतलब पहले पाई जाती थी, मिलती थी और अब नहीं मिलती, तो वो हो गया एक्सटिंक्ट प्लांट। और अगर बहुत कम मात्रा में या बहुत कम ही प्लांट, कुछ 50, 100, 200, 500 ही बचे हैं मुश्किल से, तो उन्हें बोल लेंगे एंडेंजर्ड प्लांट, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। ओके, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीडीपी का है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ईवीएस के, उसके अंदर आप सीडीपी के अंदर पढ़ते भी हो। तो अपनी एजुकेशन में 5 E's होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इन 4 में से कौन सा 5 E's का कंपोनेंट नहीं है। उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि 5 E's के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है आपका एंगेज, ओके। दूसरे नंबर पे आता है आपका एक्सप्लोर, फिर आता है आपका एक्सप्लेन, ठीक है। हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक सेकंड, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही पूरा लिख के दिखा देता हूँ। इस पर पूरा हम ब्लैंक भी मिल जाएगा और हम पूरा लिख भी पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले था आपका एंगेज, दूसरा होता है आपका एक्सप्लोर, थर्ड होता है आपका एक्सप्लेन, फिर होता है आपका इलेबोरेट, ओके, इलेबोरेट, फिर आता है आपका इवेलुएट। तो ये हैं आपके 5 E's, ये क्या है आपके 5 E's हैं आपके ये, ठीक है। याद रखना इनका कई बार क्वेश्चन में तो ये पूछ लेता है कि जैसे इस वाले में पूछ रखा है कि इनमें से 4 दे रखे, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। कई बार आपको इनको अरेंज में भी करने दे देते हैं कि आपको एक लाइन में 4 लिखे होंगे, मतलब ये होगा 4 ऑप्शंस होंगे। पहले में आपको बोल देगा एंगेज, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, मतलब आगे पीछे करके, ठीक है। इनको एक लाइन में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एंगेज, दूसरे पे आपका एक्सप्लोर, तीसरे पे आता है आपका एक्सप्लेन, ओके, फिर आता चौथे पे आता है आपका इलेबोरेट और 5वें पे आता है आपका इवेलुएट, ठीक है। तो ये हाँ आपके एजुकेशन के 5 E's। तो हम अपने क्वेश्चन पे पीछे दोबारा चलते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हमने देखो अपने क्वेश्चन के जो मैंने 5 E's आपको बताए हैं अभी, उनके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था। आपको मैंने इवेलुएट बताया, आपको मैंने एक्सप्लोर बताया, आपको मैंने एक्सप्लेन बताया, लेकिन मैंने 5 E's में कहीं भी क्या नहीं बोला, मैंने नहीं बोला एस्टीमेट, ठीक है। एस्टीमेट कोई भी 5 E's का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। तो इसीलिए हमसे पूछा भी गया था नोट। हाँ आप है ना, एक तो जब आप अपना एग्ज़ाम करें उसके अंदर आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर नोट पूछा गया है नहीं पूछा गया। एक तो सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पहले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आते हैं और उसके बाद उसके आंसर की जाती है वो, और आपकी जो OMR शीट्स होती हैं वो डालते हैं उसके ऊपर कि आपने कौन कौन से भाई सिलेक्ट किए थे, ऑप्शंस क्या क्या सिलेक्ट किए थे। OMR शीट तो नहीं, वो आपके पूरा एग्ज़ाम को क्या क्या आपने अटैम्प्ट किया वो डालते हैं, विद क्वेश्चंस डालते हैं। तो आप देखते हो यार इसमें तो नोट पूछ रखा था मैंने देखा नहीं। तो स्पीड में करना है, बट हमें ये ज़रूर देखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि वहाँ पर कहीं बीच में नोट तो नहीं लग गया है। अगर सिर्फ एक नोट से ही पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है। और जो CTET का है ना, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर आपको एक चीज़ मतलब सामान्य देखने को मिलेगी कि नोट वर्ड इतनी सफाई से लगाया जाता है कि लोग उसे, एक तो नोट और एक होता है एक्सेप्ट, ठीक है, ये दोनों वर्ड इतनी सफाई से ऐसी जगह पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे एक बच्चा जल्दी जल्दी अगर रीडिंग करता चल रहा है और वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उस क्वेश्चन को वो गलत करेगा। तो इसके अंदर पूछा गया था कि 5 E's में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो आपका एस्टीमेट इसका जो कंपोनेंट है वो नहीं बनता है।
तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईवीएस से ही है। इसके अंदर ये पूछ रहा है द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ डैश एंड एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके जो स्टमक के अंदर एसिड होता है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप लोग जानते हो कि आपके स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है और उसका पीएच क्या होता है? कौन सा एसिड पाया जाता है और उसका पीएच क्या होता है? पहले तो मेरे को इस बात का आंसर दो, ठीक है? उससे ही आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? तो आपको पता होगा कि आपके स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? HCl एसिड मिलता है। तो ये तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि भाई एसिड होता है हमारे जो ह्यूमन के स्टमक में। क्या होता है? एसिड होता है। वो हमारे डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? अगर हमारे स्टमक में एसिड ना होना तो हम डाइजेशन की प्रोसेस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो स्टमक के अंदर एसिड होना ज़रूरी है। और बात करते हैं कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इसका पीएच क्या होता है? जो हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है उसका पीएच क्या होता है? तो होता है 1.5 to 2, ओके? 1.5 to 2 पीएच होता है। और आपको पीएच स्केल आप लोगों को पता है? चलो जिन लोगों को नहीं पता उसे इससे मदद मिल जाएगी। मैं आपको छोटा सा एक स्केल बना के दिखा देता हूँ, पीएच स्केल, क्योंकि इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में और कई बार पूछ लेता है वो। जो आपका पीएच स्केल होता है ना, वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है? यहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है कि यहाँ पे 1 होता है, 2, 3, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और सेंटर में होगा 7। फिर होगा यहाँ 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 13 भी होता है, फिर लास्ट में आता है 14 आपका, ठीक है? लास्ट में क्या आता है आपका? 14 आता है। तो हम अपने स्केल को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, मेरा 14 थोड़ा आगे चला गया ठीक है? तो आपका 14 तक होता है इसके अंदर। और आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? तो अगर किसी भी चीज़ का पीएच 7 से नीचे हो, ठीक है, 7 से नीचे हो, तो वो चीज़ आपकी होगी एसिडिक, ओके? वो चीज़ होगी आपकी एसिडिक, वो होगा आपका एसिड। और अगर वो चीज़ आपकी 7 से ज़्यादा आपकी, चाहे 7.1 ही क्यों ना हो, ठीक है, 7.1 का मतलब भी वो चीज़ बेस है, ओके? वो चीज़ कैसी है? बेसिक है। और अगर बात करें हम अपने 7 की, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 पीएच से कम जो होता है, जिसका पीएच होता है, वो चीज़ क्या होती है? वो एसिडिक होती है। और जो 7 से बड़ी होती है वो बेस होती है, और जो 7 होती है वो आपका न्यूट्रल होती है, ओके? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी द थिंग 4 टाइम मोर देन द ह्यूमंस। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा एनिमल, मतलब कौन सा बर्ड या कौन सा एनिमल की जो साइट का मतलब उसकी आई साइट्स की बात हो रही है, आँखें, कि वो ह्यूमन से 4 गुना तेज़ देख सकता, बड़ा देख सकता, मैग्नीफाइंग देख सकता, दूर तक देख सकता है। तो आपने सुना होगा कि भाई जो हमारे वल्चर्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, काइट्स होते हैं, वो कितनी ऊपर आसमान में उड़ रहे, उधर नीचे रेंगने वाले स्नैक को भी देख लेते हैं। अगर इतनी ऊंचाई से अगर ह्यूमन देखने लग जाए तो उससे नहीं देखा जाएगा नीचे स्नैक या फिर रैट को नहीं देख सकता। पर अगर आप बात करें काइट की, ईगल की, वल्चर की, ठीक है, ये बाज सी आँखें होनी चाहिए। आपने सुना होगा बाज सी आँखें होनी चाहिए। बाज सी आँखें क्यों होनी चाहिए? वो इतना ऊंचा उड़ता है लेकिन तो भी वो ग्राउंड तक का पूरा क्लियर देख सकता है। आपका बाज हो, वल्चर हो गया, ईगल हो गया, काइट होगा। ध्यान रखना कि ये जो इनकी आई साइट्स होती है ना, वो 4 टाइम देख सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार ही तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि इनमें से ह्यूमन से जो भाई कौन सा एनिमल है जो 4 टाइम देख सकता है। और एक क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि सिर्फ आपको ये नाम दे दे काइट, ईगल, वल्चर, कि ये ह्यूमन से कितने टाइम ज़्यादा देख सकता है। तो ये 4 टाइम, कितना? 4 टाइम्स ज़्यादा देख सकता है। ज़्यादा देखने मतलब ज़्यादा दूर तक, 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है, 4 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइंड देख सकता है किसी भी इमेज को, ओके? हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा CDP से है, ओके? इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द असाइनिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंगेज इन अ लर्निंग EVS थ्रू ग्रुप वर्क, ठीक है? अब ये बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि किसी भी बच्चे को अगर आपको इवेल्युएट करना है कि उसने सोशल क्वालिटीज़ क्या क्या उसने सीखी, क्या क्या उसने डेवलप की, या फिर कोई भी ग्रुप वर्क में वो कैसा है, तो आप उसको देखो असाइनमेंट दे के तो ये चीज़ें नहीं देख सकते, ये तो आप सीधा ही काट दो इसको तो, ठीक है। ओरल क्वेश्चन क्या ही पूछ लोगे उससे, सोशल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ लोगे, क्वेश्चन पूछने से किसी बच्चे की मानसिकता को पता हो ये ज़रूरी थोड़ी ना है। अब आपको किसी की सोशल या ग्रुप एक्टिविटीज़ में उसने क्या किया है, कैसे किया, पेपर पेंसिल टेस्ट तो कभी भी नहीं लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। हम क्या यूज़ करते हैं, रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस का साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो ईवीएस की उसकी सीडीपी से ही है, ठीक है। और ये पूछ रहा था, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़ डज नॉट एडवोकेट दैट। अब यहाँ पे वर्ड याद रखना है, यहाँ पे डज नहीं दिया गया, डज नॉट दिया गया है, ठीक है। और एक बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है डजंट में, डजंट, ओके, ऐसा लिखा हुआ होता है डज के बाद ये करके, तो इसका मतलब भी नोट ही होता है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत हुआ करो कि भाई अब तो डजंट बोला गया या डज बोला गया, तो भाई अगर डज बोला हुआ है ना तो आप उसका पॉजिटिव आंसर दो, नहीं तो नेगेटिव आंसर देना। नोट का मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया तो नेगेटिव, अपने आप है ना ऑप्शंस के अंदर नेगेटिव ढूंढ लिया करो, उसका आंसर 99। आप है ना अगर क्वेश्चन को पॉजिटिव और नेगेटिव से ढूंढते हो ना, आप 70 to 80% क्वेश्चन को सही या गलत में आपको ऑप्शंस में से निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपसे पूछा ही नेगेटिव गया है तो आपको इन ऑप्शंस में से देखना है कि नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है, चिल्ड्रन मेक फियर मिस्टेक, नहीं देखो भाई बच्चे मिस्टेक तो करेंगी, ठीक है। ये चीज़ तो हम एडवोकेट भाई, ये चीज़ें तो हम है ना मान के चलते हैं कि बच्चा अभी नया नया सीख रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, तो यहाँ पे नोट पूछा तो भाई वो गलतियाँ करेगा। हमें अपने आप को एडमायर करना है, ये चीज़ हमें अपने आप को ये बोल के रखनी है कि हाँ भाई बच्चे गलती करेंगे, हमें उनकी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग गेट स्पेस टू लर्निंग बाय डूइंग। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ सीखना है तो उसे हम उस बच्चे को हमें स्पेस बांध के हम बच्चे को नहीं रख सकते कि आप यहीं बैठ रहे हो, कुछ नहीं करना, ये करना सिर्फ मैं बताऊंगा वो करना, नहीं। आपको बच्चे को स्पेस देना होगा ताकि वो खुद से चीज़ों को सीख सके, एक्सपीरियंस कर सके, अपनी लाइफ से जोड़ सके उस चीज़ को, ठीक है। फिर बात आता है यहाँ पे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये है ना ऑप्शन, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना जो सीटेट ने थोड़ा सा अजीब कर दिया है। सिर्फ ये ऑप्शन दे के आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ बात किसकी हो रही है ये नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे लगातार चिल्ड्रंस की बात चल रही है और यहाँ पे आके इन्होंने सिर्फ एक ये लिख दिया आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर टीचर आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस है कि भाई टीचर बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो ये बात आपकी गलत है कि भाई ये नहीं है कि बच्चों पे आप क्वेश्चन उसमें थोप दो, ठीक है। अलॉट ऑफ आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो उनसे रियल लाइफ से जोड़ के क्वेश्चंस पूछो ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सके, आपसे डरे ना। और ये तो भाई इसका मोस्ट मतलब जो सबसे बेस्ट होता है ना कि बच्चा अपने आप से एक्सप्लोर कर सके, उसे ऐसा स्पेस देना कि बच्चा अपने आप स्कूल में चीज़ों को एक्सप्लोर करे। तो ये तो सबसे, ये तीन तो आपकी सबसे अच्छी चीज़ें होगी, ठीक है। और जो ये ऑप्शन है ना ये थोड़ा आपका गड़बड़ में है, तो इसका आंसर भी यही है, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और बेसिकली मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सीटेट इसको टीचर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। अगर ये चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात सही भी हो जाती है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, भाई अगर बच्चा अगर अपने क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो अपने आप दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सीटेट को ये देखना चाहिए कि वो क्या क्वेश्चन बना रहा है और क्या सोच के बना रहा है। तो हमें भाई अब सीटेट क्वेश्चंस को कभी भी डिलीट नहीं करता है कि उसने जो दे दिया आपको फ्री में मार्क्स दे देगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको फ्री का 1 मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स पे वो कभी भी मार्क्स नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जब वर्ड आ गया ना कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन जब एक बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है ना तो वो तो अच्छी बात, लेकिन एक टीचर बार बार बच्चे क्वेश्चंस कर रहा है, इससे बच्चा जाएगा डर, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ईवीएस से है और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ये वाला मैंने बेसिकली देख के लिया, मैंने इसमें से कई क्वेश्चंस स्किप कर दिए क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते हैं आपके, और मैंने 30 में से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि जो 15 है ना वो मैंने अपने कंटेंट में 100% कवर करवा चुका हूँ। ये सिर्फ मैंने इसमें वे क्वेश्चंस लिए हैं कि 2 या 3 पेपर्स में से, क्योंकि एक पेपर में सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए में से अलग कोई पूछा गया हो या कंटेंट में से अलग पूछ लिया हो। ये वे क्वेश्चन है थोड़े से जो डिफरेंट थे, डिफरेंट नहीं थे, आपके सिलेबस में ये भी प्रेजेंट है, बस इनको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है आपको,
ठीक है, आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये पढ़े भी है, फैट्स आपने पढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन इनमें से आपको एलिमेंट्स क्यों एक छोटी सी चीज़ पे घुमा दिया, क्योंकि एलिमेंट 6 क्लास में जाके ढंग से पूरा एलेबरेट किया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने 12th तक कर रखी है, उसके बाद कई बच्चे तो ग्रेजुएशन के बाद भी ये जो पीआरटी का दे रहे, तो इन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो ये वे क्वेश्चन है जो मैंने 4-5 पेपर में से उठाए हुए हैं, वैसे होते थे पेपर में 30 हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। इसमें पूछा स्टैग्नेंट वाटर, पहली बात तो स्टैग्नेंट वाटर होता क्या है, ठहरा हुआ पानी। ठहरे हुए पानी में क्या होएगा, ठहरे हुए पानी में होंगे मच्छर, मच्छर से क्या होएगा, मच्छरों से तब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इसका आंसर क्या होगा, मलेरिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मलेरिया। हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो वो क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए लिया बताने के लिए कि बच्चों को पता चले कि इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो। बात हुई है कोल्ड डेजर्ट की। चलो इसमें मैं आपको 2 तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें भाई थोड़ा सा, एक बच्चा तो वो जो भाई काफ़ी चीज़ें पढ़ चुका है, काफ़ी चीज़ों को बार बार कर चुका, तो उसे पता है इनका डिफरेंस। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे बात है और ये डेजर्ट की, ठीक है। तो लोग है ना सबसे पहले जाएंगे जैसलमेर पे, जैसलमेर भाई एक राजस्थान का इलाका भी, तो सबसे पहले लोग उधर भागेंगे कि इसका आंसर जैसलमेर होगा। पर यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा, कोल्ड डेजर्ट की बात हुई है। और हम कोल्ड डेजर्ट और डेजर्ट में क्या फ़र्क होता है, डेजर्ट तो हमारा होता है हॉट होता है, ड्राई होता है, रेतीले टीले होता है, रेत होता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। और कोल्ड डेजर्ट होता है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वो भी बस वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे, वहाँ रेत की जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो इसीलिए उसे हॉट बोलते हैं, एक को बोलते हैं हॉट डेजर्ट, एक को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। आपका अगर इंडिया की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट होता है आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में भाई कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और टेम्परेचर कोई माइनस में होता है उधर, ठीक है। और आपका जैसलमेर जैसा इलाका होगा वो आपका हॉट डेजर्ट है, हॉट है, ड्राई है, ठीक है, जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं। ये सब बोलते हैं शीत रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान मतलब कोल्ड डेजर्ट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर तो लगा सकते हैं। इसका आंसर ये क्वेश्चन मैंने आंसर बेसिस पे नहीं लिया, मैंने इसके जो क्योंकि थोड़े बहुत बच्चों को डांस के बारे में भी इनके अंदर बता दूँगा, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा बच्चों को, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। वैसे इसका आंसर ये है कि इसमें बताना कि करेक्ट पेयर कौन सा है। अब जिन बच्चों को सिर्फ ये पता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर तो सिर्फ असम के बारे में बताया गया था, इनके बारे ज़्यादा तो आपको बताएंगे, लेकिन आप अगर बारीकी से पढ़ोगे ना तो इनके बारे में भी कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। हल्का हल्का कहीं पे भाई एक पैराग्राफ दे दिया या 2 लाइन्स दे दी, जहाँ पे आपको ये होता है कि आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर जाते हो और जो कुछ टॉपिक्स आप बीच में मिस कर देते हो, ठीक है। उसमें से वैसे तो इसका आंसर होगा असम व्यू, क्योंकि इसका करेक्टली जो मैच्ड बनाया गया है वो यही बनाया गया है, ठीक है, जो करेक्ट मैच होता है। आपका जो उड़ीसा का होता है वो उड़ीसी डांस होता है, तमिलनाडु का होता है जो भरतनाट्यम होता है, यहाँ ये उल्टा लिख रखा है, ये इसका होता है। जो आपका भरतनाट्यम होता है वो तमिलनाडु का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कथक होता है ये केरल का होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप एक बार डांस की जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया के हैं वो एक बारी देख के जाएं, सर्च करके जाएं। हो सकता है आपके में भी क्वेश्चन आ जाए, हर में नहीं पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, पर किसी किसी में पूछा गया, ये वाला भी आपसे डांस से रिलेटेड पूछ लिया गया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपकी एक ट्राई करूँगा कि मैं ट्रेन पे एक वीडियो डालूँ, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन ट्रेन पे आ रहा है कि ट्रेन का मतलब वो कि वो बोल देता है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 4 बजे चली है और वो मंडे को चली है, और फिर बोल देता है कि वो थर्सडे को सुबह 1 बजे वो ट्रेन पहुंची है, तो बताओ कितने घंटे में वो ट्रेन पहुंच गई है। तो पूरा बताना होता है कि पहले डेज़ को हावर्स में कन्वर्ट करना होता है, वो मिनट्स में भी पूछ लेता तो हावर्स को मिनट्स में भी चेंज करना होता है, वो सेकंड्स तक पहुंच जाता है, तो आपको सेकंड्स तक निकालना वो पड़ता हो, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है मिक्सचर वाला, मैं ये चैप्टर करवा चुका हूँ, ठीक है, बस जस्ट रिवीजन के मैंने ये क्वेश्चन को मैंने डाला है। तो ये क्वेश्चन है ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, द नेम ऑफ 2 मेटल्स। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ब्रोंज बनता है वो 2 मेटल्स के मिक्सचर से बनता है, तो वो बताओ कौन कौन से मिक्सचर हैं। और साथ में एक मैं ये क्वेश्चन देता हूँ कि आप परसेंटेज भी बताओ कि भाई कितने %, मतलब कि आप अगर उसके अंदर
कॉपर या जिंक लेते हो, कॉपर या आयरन लेते हो, कॉपर या टीन या एल्यूमिनियम टीन ले रहे हो, तो कितने कितने परसेंट ले रहे हो, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, और मेरे को कमेंट ज़रूर करें कि आपने इसका क्या लगाया था। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। जो ब्रोंज होता है ना, वो 2 मेटल से मिलके बनता है। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, जो प्रीवियस वीडियो देखी है, वो इसका आंसर भी आँख बंद करके लगा दें, क्योंकि मैंने ब्रोंज, ब्रास और इनका ये 3 थे, तीनों मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, ये मिक्सचर्स होते हैं। ब्रोंज एक अपने आप में मेटल नहीं है, ब्रोंज बनाने के लिए 2 मेटल्स को मिलाया गया है, मिक्स किया गया है। तो जो इसका आंसर है वो है कॉपर प्लस टीन। इसमें कौन कौन से मिलाए गए हैं, एक तो आपका कॉपर लिया गया और आपका मिलाया गया टीन। ठीक है, कॉपर और टीन को मिलाया गया। कितनी परसेंटेज में मिलाया गया, आपको है ना, कॉपर को तो लेना होता है 88% और जो टीन होता है उसको लेना होता है 12%। ठीक है, इन दोनों के मिक्सर से क्या बनेगा, 100%। 100% क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा। ठीक है, जब आप कॉपर और टीन को मिलाओगे तो ब्रोंज बनता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका CDP से है और ज़्यादा मुश्किल से EVS की CDP ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, बहुत ही छोटे बच्चों वाली आती है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही ईजी होती है। बस इनमें आप नेगेटिव पॉजिटिव निकालना सीख जाओ। कौन सी चीज़ है, एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो या आप खुद छोटे बच्चे बन जा रहे हो। जब EVS की CDP करो ना, या तो आप एक काम किया रहो, जब टीचर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो आप ये बन जा रहे हो, आप क्लास में हो और क्लास आपके सामने है और छोटे बच्चों की क्लास है, तो उनको सोच के आप आंसर दिया करो। और जब आपसे एज ए चिल्ड्रन पूछा जाए ना, तब छोटे बच्चे बन जा रहे हो आप। मैंने ये चीज़ है ना, बोलने में कि लग रहा है कि भैया ये क्या मजाक, क्या फालतू की बात है, बट इन रियल में जब आप क्वेश्चंस को ऐसे करोगे ना, आप क्वेश्चंस की करने की स्पीड देखना, आप कहीं 30 क्वेश्चंस लगा के देखो और जैसे क्वेश्चन होता है ना, आप उस क्वेश्चन की तरह उस क्वेश्चन ढल के देखो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड ए मैप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैप को रीड करने के लिए हमें क्या क्या स्किल की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू ड्रॉ आउट ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, अब कम्युनिकेशन स्किल्स की तो मैप पढ़ने में तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो वर्ड ही, जब ये वर्ड आ गया तो आगे पढ़ने की में ज़रूरत क्वेश्चन की है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बात खत्म होगी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। फिर आता है एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग। भाई हमें मैप पढ़ना नहीं है, यहाँ पे मैप ड्रॉ करने की बात नहीं हुई है कि आपकी ड्राइंग और पेंटिंग स्किल अच्छी हो, नहीं भाई, यहाँ पे हमें मैप रीड करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप। ठीक है, हमें मैप पढ़ना आना चाहिए, बनाना नहीं। तो ये आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम चलते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। हाँ भाई, ये चीज़ों, अगर आपको रिलेटिव पोजीशन के बारे में नहीं पता है, आपको प्लेसेस के बारे में नहीं पता है, आपको डिस्टेंस के बारे में नहीं पता, आपको डायरेक्शन इनके बारे पता ही नहीं है, तो आप जो मैप है उसको रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका एबिलिटी टू यूज़ कैलकुलेशंस और स्केच, पोजीशन, ग्लोबल्स, इनका ये तो बनाने में हेल्प करेगी आपकी कैलकुलेशन कि कितने एल्टीट्यूड पे कौन सी चीज़ आएगी। तो देखो, ये चीज़ तो हमें कैलकुलेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं मैप पढ़ने में, तो आपका आंसर हो जाता है थर्ड। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होएगा। और इसमें आप ये वाला मैंने पढ़ा रखा, खेजरी ट्रीज़ का भी मैंने पढ़ाया था अपना, जो मैंने कंटेंट्स की से पहले 7 वीडियोस डाल रखी हैं, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि खेजरी ट्री आर मेनली फाउंड इन। तो खेजरी का आपने कहाँ सुना था कि कहाँ, एक छोटी सी स्टोरी भी थी इसके साथ में, तो आपने कहाँ सुना था इसके बारे में, खेजरी ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं। आपने सुना था ना कि खेजरी ट्री राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में कैसा होता है, जो वहाँ का वेदर होता है कैसा होता है, हॉट होता है। ठीक है, और ड्राई होता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ, हॉट एंड ड्राई, खेजरी ट्री। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेजरी ट्री कहाँ पाया जाए, तो राजस्थान में पाया जाए। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इन क्वेश्चंस के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।